हेलो दोस्तों। आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 188 बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 4 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस आई इज द प्राइस ऑफ ए गिवन स्टॉक ऑन द ith डे एंड एन इंटीजर के। इस प्रॉब्लम में हमें एक प्राइसेस नाम का एरे गिवन होगा जिसमें हर एक इंडेक्स उसका ith डे का स्टॉक का वैल्यू बताएगा और एक इंटीजर के गिवन होगा। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव, यू मे कंप्लीट एट मोस्ट के ट्रांजेक्शन। तो इस प्रॉब्लम में हमें ये बताना है कि इस स्टॉक के जो प्राइस गिवन है इसे ज्यादा से ज्यादा के टाइम्स हम बाय और सेल कर सकते, और ये काम करने के बाद हम कितना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे, नहीं हमें एज ए आंसर रिटर्न करना है। यू मे नॉट इंगेज इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली, दैट इज यू मस्ट सेल द स्टॉक बिफोर यू बाय अगेन। और एक कंडीशन है कि यदि एक स्टॉक हम इस टाइम परचेज कर लिए हैं तो उसको हम जब तक सेल नहीं करते हैं तब तक फिर हम अगले स्टॉक को परचेज नहीं कर सकते। इसमें के का रेंज हमें 0 to 100 होगा और प्राइस का लेंथ हमें 0 to 1000 होगा, और प्राइस ऑफ ith का वैल्यू भी हमें 0 से 1000 लाई करेगा। तो चलते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करें वो देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमें पी नाम का प्राइस एरे गिवन है जो कि कुछ इस तरीके से है, और के का वैल्यू मान लीजिए 3 गिवन है। हमारे पास हर एक दिन के लिए दो केस पॉसिबल है, या तो उस दिन हम गिवन स्टॉक को परचेज कर ले, और यदि हम पहले से कोई स्टॉक को परचेज किए हुए हैं तो उसे हम इस दिन सेल कर सकते हैं या फिर नहीं भी सेल कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर परचेज नहीं करने का भी प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास हर एक दिन यहाँ पर देख सकते हैं 4 पॉसिबल केस हैं, और ये चारों केस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई पहले से स्टॉक परचेज तो नहीं है। यदि परचेज पहले से है तब हमारे पास ऑप्शन है कि इसको या तो सेल कर दे या सेल ना करे, और यदि पहले से कोई स्टॉक परचेज ना किया हो तब हम इस पोजीशन पर या तो इस स्टॉक को बाय कर ले या फिर इसे बाय ना करें। यही चारों बातों को हमें कोड में इम्प्लीमेंट करना है, और ये अप्रोच हमें रिकर्सन की तरफ नजर आता है। तो हम इस प्रॉब्लम में रिकर्सन लगाएंगे, और ये काम हम कब तक बाय करेंगे स्टॉक और सेल करेंगे स्टॉक को, ये तब तक करेंगे जब तक हमारा के का वैल्यू 0 ना हो जाए। मतलब इस केस में जब तक हम 3 स्टॉक परचेज ना कर ले, 3 से ज्यादा स्टॉक हम परचेज नहीं कर सकते, 3 से कम कर सकते। तो चलते हैं, हम इस प्रॉब्लम को कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जावा कोड लिखेंगे, और यहाँ पर हम सबसे पहले रिकर्सिव कोड लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें मेमोराइजेशन लगाएंगे, क्योंकि रिकर्सिव कोड सोचना बहुत इजी है, और रिकर्सन का आपको कहाँ फील आएगा कि कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम में रिकर्सन लगाएं। यदि आप देखिए किसी भी इंडेक्स पर कुछ काम हो रहा है, जैसे इस केस में हर एक इंडेक्स पर आप देख सकते हैं या तो सेल या फिर बाय, यही 2 काम होगा। तो हम हर एक केस के लिए रिकर्सन से चेक कर लेंगे वो काम करके, और यदि हमें कंस्ट्रेंट अलाउ नहीं कर रहा है तो हम उस केस में डीपी का यूज कर देंगे, उससे हम मेमोराइज कर लेंगे और तब हमारा कोड रन कर जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम रिकर्सन कोड कैसे लिखें इस केस में। यहाँ हमें मैक्स प्रॉफिट नाम का एक फंक्शन गिवन है जो कि इंट रिटर्न करता है, और के एज ए इंटीजर और प्राइस एज ए एरे एक्सेप्ट करता है। इसे ही हमें कंप्लीट करना है। तो इस फंक्शन में हमने रिटर्न कर दिया है एक नए फंक्शन को कॉल करके, जो कि सॉल्व नाम का एक फंक्शन हमने बनाया है जो प्राइसेस ऑफ एरे लेता है, 0 इंडेक्स लेता है प्राइसेस का। हम 0th इंडेक्स से किसी भी प्राइसेस का लेफ्ट से रन करेंगे, तो इसलिए हमने एज ए स्टार्टिंग इंडेक्स हमने 0 पास किया है। उसके बाद हम के एज ए इंटीजर जो गिवन होगा वो पास किया है, और ये 0 हमें स्टेटस बताएगा क्या हम कोई स्टॉक परचेज कर चुके हैं पहले या फिर नहीं किए हैं। 0 हमें रिप्रेजेंट करेगा कि स्टॉक हमने परचेज नहीं किया है,
और 1 रिप्रेजेंट करेगा हमने स्टॉक परचेज किया हुआ है गिवन इंडेक्स के पहले। और एक डीपी नाम का एरे भी पास किया है, इसका भी कोई हम यूज नहीं करेंगे, ये सिंपली बस ऐसे ही पास किए। अब हम देखते हैं इस फंक्शन को कैसे लिखे हैं। यहाँ पर सॉल्व नाम का फंक्शन लिखे हैं जो कि इंट रिटर्न करेगा, प्राइसेस एक्सेप्ट कर रहा है, आई जो कि इंडेक्स प्राइसेस का रहेगा, के जो कि गिवन है हमें क्वेश्चन में, और स्टेटस जैसा कि हमने बताया है स्टॉक का स्टेटस रखेगा गिवन डे से पहले क्या हमने उसे परचेज किया है कोई स्टॉक। सबसे पहले हम इस फंक्शन में आते ही चेक करेंगे कि क्या आई मतलब इंडेक्स हमारा प्राइस डॉट लेंथ से बाहर तो नहीं चला गया, या फिर के लेस देन इक्वल टू 0 तो नहीं है, मतलब हमें एक भी स्टॉक परचेज ही नहीं करना है, या फिर कोई ऐसा दिन है ही नहीं जिस दिन स्टॉक हमें अवेलेबल हो, उस केस में हमें रिटर्न 0 करना है। यहाँ पर हमें कुछ खरीदना और बेचना है ही नहीं, इसलिए हमारा प्रॉफिट 0 होगा। अब यहाँ पर हम एक आंसर नाम का इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि 0 से इनिशियलाइज्ड है, और इसे ही हम आंसर लास्ट में रिटर्न करेंगे। अब हम इस फंक्शन में आते ही चेक करेंगे कि क्या स्टेटस 0 है। ये किस टाइम का केस है, जब हम स्टॉक को परचेज नहीं किए हैं गिवन दिन से पहले, तब हम कुछ और करेंगे काम। और यदि स्टॉक हमारा 1 है, मतलब जब हम परचेज कर लिए हैं, तब हम क्या करेंगे वो यहाँ पर लिखे हैं। यदि हम परचेज नहीं किए हैं तब हमें उस दिन क्या करना होगा, उस दिन हमें उस गिवन स्टॉक को या तो परचेज करना होगा या फिर परचेज नहीं करना हो। तो वही हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर हमने फिर सॉल्व नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया है जिसमें प्राइसेस पास किया है और अगले दिन के लिए कॉल लगा दिया है, और के हमने सेम रखा है और स्टेटस 1 कर दिया है। इस दिन हम स्टॉक को परचेज कर रहे हैं, इसलिए स्टेटस 1 हो जाएगा, और डीपी जो था उसे हमने जैसा का तैसा रख दिया। और एक केस होगा जब हम परचेज नहीं करेंगे, उस केस में जो स्टेटस पहले से है, पहले 0 था तो वही हमने स्टेटस रख दिया है और सिर्फ डे को इंक्रीज कर दिया है और सॉल्व को कॉल कर दिया है। इन दोनों से जो आंसर आएगा उन दोनों का मैक्सिमम लेंगे, और V1 में हम क्या करेंगे, V1 में तो हमारा उस दिन यदि परचेज कर रहे हैं तो जो भी प्रॉफिट आया होगा प्राइसेस ऑफ आई से घटा देंगे हम। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जब हम इस टाइम परचेज कर रहे हैं और मान लीजिए कभी लास्ट में हम सेल करेंगे तो प्रॉफिट तो हमारा सेल माइनस बाय होगा, और वही हमने यहाँ पर यदि परचेज कर रहा है तो बाय को माइनस कर दिया है, और V1 हमें परचेज का स्टेटस रख रहा है इसलिए हमने V1 में माइनस कर दिया है प्राइसेस ऑफ आई से, और V2 के साथ इन दोनों का मैक्सिमम ले लिया है और आंसर में स्टोर कर दिया। उसके बाद यदि हमारा स्टॉक पहले से परचेज्ड है कोई, तब हम उस दिन के लिए क्या करेंगे, उस दिन के लिए हम तब उस स्टॉक को जिससे हम परचेज किया है उसे या तो सेल करेंगे या सेल नहीं करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फिर हमने वही किया है, V1 एक इंटीजर नाम बनाया है जो कि सॉल्व फंक्शन को कॉल करेगा और अगले दिन के लिए कॉल कर रहा है, और के में अब हम -1 कर रहे हैं और स्टेटस 0 कर रहे हैं। मतलब जब हम इसे सेल कर दिया है तब तो हमारे पास कोई स्टॉक रह ही नहीं गया, तब हमारा स्टेटस 0 हो जाएगा। वही हमने स्टेटस 0 कर दिया है, और के -1 मतलब के का भी हमें 1 से डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि इस टाइम अब हम एक कंप्लीट ट्रांजेक्शन कर चुके, तो के का वैल्यू 1 से रिड्यूस कर दिए। और यदि हम इस टाइम स्टॉक को सेल नहीं करना चाहते हैं, अब हम एक V2 नाम के इंटीजर में रखा है वैल्यू जो कि सॉल्व में प्राइसेस डालेगा और अगले दिन के लिए कॉल करेगा, और के हमारा वही रह जाएगा। इस दिन हम सेल नहीं कर रहे हैं और स्टेटस जो है हमारा 1 ही रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास पहले से ही परचेज स्टॉक है, और डीपी जो था वो उसका कोई अभी रोल ही नहीं है तो उसे हम ऐसे ही पास कर दिए। और फिर हम आंसर में क्या करेंगे, आंसर में हम V1 में प्लस कर देंगे प्राइसेस ऑफ आई, क्योंकि यहाँ पर हम उस दिन स्टॉक को सेल कर रहे हैं, तो जो भी आएगा हमें प्रॉफिट उसमें अपना उस दिन का प्राइस ऐड कर लेंगे अपने मनी में,
और V2 के साथ उस दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे और आंसर में स्टोर कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पर किया है और लास्ट में आंसर हमने रिटर्न किया है और वही यहाँ पर हमें रिटर्न हो जाए। तो इस कोड को हम सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये सबमिट हो रहा है और सही रन कर रहा है और टीएलई दे रहा है। यदि टीएलई देगा तब हम समझेंगे कि कोड हमारा सही है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड टीएलई दे रहा है, मतलब हमारा लॉजिक सही है, तभी ये टीएलई देगा। रेस्ट ऑफ टेस्ट केस पास कर गया है। अब हमें रह गया है मेमोराइज करना। मेमोराइज हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। मेमोराइज करने के लिए हमें ये देखना होगा कि सॉल्व में जब हम इसे कॉल कर रहे हैं तो क्या क्या पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक आई चेंज हो रहा है, एक के का वैल्यू चेंज हो रहा है और एक स्टेटस का वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब 3 पैरामीटर यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो हमें 3D एरे बनाना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर 3D एरे बनाया है जिसका डायमेंशन कुछ इस तरीके से हम रखेंगे। पहले हम k+1 साइज का इनिशियलाइज करेंगे एरे और उसके अंदर प्राइसेस डॉट लेंथ साइज का डालेंगे और उसके अंदर फिर हम 2 लेंथ का बनाएंगे। 2 लेंथ क्यों? 2 लेंथ इसलिए क्योंकि स्टेटस हमारा 0 1 2 ही हो सकता है, इसीलिए हमने 2 लेंथ रखा है। और उसके बाद हम इस डीपी एरे को फिल कर देंगे -1 से, जो कि आप देख सकते हैं। और फिर हम इस सॉल्व फंक्शन में डीपी नाम का एरे पास कर देंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे और हर एक कॉल के टाइम हम डीपी को पास करते रहेंगे। और जब हम आंसर में यहाँ पर रिटर्न कर रहे थे तो यहाँ पर हम अपने आंसर में अपडेट करेंगे क्या, डीपी ऑफ के ऑफ आई ऑफ स्टेटस इज इक्वल टू आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डीपी बनाया है उसका आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर क्या है। पहले हमने के रखा है, फिर प्राइस रखा है, फिर स्टेटस रखा है। तो वही यहाँ पर भी हम के आई स्टेटस रखेंगे, नहीं तो हमारा रन टाइम एरर देगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ऐसा कुछ करके दे दे। और फिर सबसे पहले हम जब कॉल करने जा रहे हैं सॉल्व फंक्शन को, उससे पहले ही हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा डीपी ऑफ के ऑफ आई ऑफ स्टेटस क्या -1 नहीं है, क्योंकि -1 होगा उस केस में हमने चेक ही नहीं किया है अभी तक। और यदि -1 नहीं होता है मतलब उससे पहले हम हमारा फंक्शन उस गिवन के आई स्टेटस पेयर के लिए फाइंड कर चुका है आंसर और उसे स्टोर कर चुका है डीपी ऑफ के ऑफ आई ऑफ स्टेटस में, और उसे ही हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। मेमोराइजेशन यहाँ पर हमें कुछ नहीं करता। मेमोराइजेशन सिंपली जो काम हम पहले से कर चुके हैं उसे स्टोर कर लेता है अपने मेमोरी में और फिर उसी काम को कॉल नहीं करने जाता है। रिकर्शन में तो हर एक टाइम हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, हर एक केस के लिए चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा आंसर होगा, वही हमें यहाँ पर डीपी रोकता है और इसलिए हमें टीएलई नहीं आता है। तो इसे भी सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि कोड हमारा रन कर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड 38% फास्टर है और 72% मेमोरी इफिशियंट है। 9 मिली सेकेंड टाइम ले रहा है, तो ये कोड रन कर रहा है, तो ठीक है। अब हम चलते हैं C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी हमने सेम वेज में लिखा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है कि वहां पर हमने डीपी जो एरे बना रहे थे 3D का, यहाँ पर 3D वेक्टर बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने 3D वेक्टर बनाया है डीपी का और फंक्शन सॉल्व हमें सेम वर्क परफॉर्म करेगा और कोड भी हमने सेम वेज में लिखा। तो यदि आप जावा कोड सही से समझे होंगे तो ये कोड आपके लिए बहुत सिंपल है, ये आप देख लीजिए। इसे भी सबमिट करके आपको दिखा देते हैं कि क्या रन कर रहा है और कितना फास्टर है। तो इस लैंग्वेज में भी हमारा कोड 16% फास्टर है और 8% मेमोरी इफिशियंट है, तो इस लैंग्वेज में भी हमारा कोड रन कर रहा है। तो आई होप आपको ये लॉजिक और दोनों डिफरेंट लैंग्वेज का कोड समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसे आपके लिए इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।